हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी जो किसी मटेरियल के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को क्रिएट करती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप्स हमने आपको बताए थे। कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है? एक आपने देखा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक आपने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कल वाली क्लास का, वो जरूरी है रिकवर करना, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होने के बाद अपने एक ही पोजीशन में एक ही जगह पर स्टोर रहती है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल कल हमने आप लोगों को बताया था, जैसे कि सेल या बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो जब तक उसके अंदर सेव है, जब तक उसके अंदर फिक्स है, बाहर नहीं निकल रही है, नहीं ली जा रही है सेल से पावर, तब तक वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना सब बच्चे। जरा सा भी माइंड इधर उधर हुआ आप लोगों का तो समझ लेना कि समझ में नहीं आएगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होती है, आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और क्रिएट होने के बाद फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है किसी वायर के अंदर। जैसे कि आपने देखा हमारे घर के बाहर लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और फ्लो होती हुई हमारे घर तक आती है। तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मुस्कान वीडियो ऑन करो अपनी जल्दी से, मुस्कान वीडियो ऑन करो। हाँ, रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। देखो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक बेटा, ठीक। तो आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो क्रिएट होने के बाद वायर के अंदर दौड़ना स्टार्ट कर देती है, वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद कल हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना सीख लिया था, और इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने का तरीका हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला तरीका सीखा था? फ्रिक्शन। कौन सा तरीका सीखा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड से हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना सीखा था, और इसकी एक प्रैक्टिकली वीडियो भी हमने कल आप लोगों को दिखाई थी, जिसके बाद आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप लोग पर्सनली मैसेज करके हमें बता सकते हैं। तो आप देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन कराया जाता है तो फ्रिक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक कल हमने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तक। अब आज इसके आगे की बात है। तो आप लोग देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में सोचने वाली बात यह है कि आखिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है तो फिर वो हमें फील क्यों नहीं होती, हमें महसूस क्यों नहीं होती है। जैसे कि कल हमने एग्जांपल आपको बताया था, ये पेन है, इसका हेयर के साथ फ्रिक्शन करवाएं तो आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। अब सबसे पहले तो ये प्रूव करके दिखाना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है या नहीं। तो हमने बताया कि इसको आप देखेंगे कि अगर इसके अंदर फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है तो आप इसे देखेंगे कि इसे कागज के हल्के हल्के पीस की ओर या पेज की ओर आप ले जाएं तो इसे अट्रैक्टिव करने लगता है। तो पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है? अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्टिव करने लगता है, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो इसके अंदर आ चुकी है। फिर जब हम इसको टच कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें फील क्यों नहीं हो रही है? हम अपने घर पर करंट के वायर को टच करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी फील होती है, लेकिन इसको टच करने पर इलेक्ट्रिसिटी फील क्यों नहीं हुई है? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से इसके अंदर क्रिएट हो चुकी है, जिसको हमने प्रैक्टिकली प्रूव भी कर लिया है कि यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि हल्के मटेरियल को अट्रैक्टिव कर रहा है, वेटलेस मटेरियल को अट्रैक्टिव कर रहा है। तो फिर इसे टच करने पर हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी अपनी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म चार्ज की फॉर्म में क्रिएट हुई। कौन सी फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है?
चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है। और चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की इतनी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है जिसका किसी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये हमें फील नहीं होता है। हम इसको कितना भी ऐसे टच कर लें, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई पर हमें फील नहीं होगी, है ना। इसका एग्जांपल भी हमने बताया कि अपने घर पर चार्जर होता है, चार्जर की पिन को अगर हम पकड़ लें, टच कर लें, तो वो हमें फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी की स्मॉलेस्ट फॉर्म। अगर करंट होता इलेक्ट्रिसिटी की लार्जेस्ट फॉर्म मतलब जिसके अंदर चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में हो वो लार्जेस्ट फॉर्म हो, या उसे करंट बोलते हैं। तो आप देखेंगे अगर करंट होता तो हमें फील हो जाता है जैसे किसी वायर के अंदर होता है। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में क्रिएट होती है, चार्ज की फॉर्म में, इसलिए वो हमें फील नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर चार्ज होता क्या है, इसकी रिसर्च किसने की थी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, और चार्ज कितने टाइप का होता है। अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सब बच्चे पहले क्वेश्चन लिखें फटाफट जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सब बच्चे क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। What is electric charge? Question mark. And write its SI and CGS unit. And write its SI and CGS unit. What is electric charge and write its SI and CGS unit. ठीक, सभी ने लिख लिया क्वेश्चन? कोई बच्चा रह तो नहीं गया? अगर रह गया हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर मैं रह गया हूं। हाँ, तो अब हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की तैयारी करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो सोचने वाली बात है कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं। तो बहुत आसान तरीका है, जिसके अंदर जैसी प्रॉपर्टी होती है उसी बेस पर उसकी डेफिनेशन बनती है। अब चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है वो पहले अपन पता करते हैं, फिर डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। तो आप देखते हैं कि जैसे ये पेन है, इसको आपने हेयर के साथ इस तरह से फ्रिक्शन कराया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई चार्ज की फॉर्म में, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक, अब जब इसके अंदर चार्ज क्रिएट हुआ तो इसने क्या किया, इसने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्टिव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि छोटे छोटे पेपर को इसने अट्रैक्टिव किया। कब? जब इसके अंदर चार्ज क्रिएट हुआ तब। अगर इसके अंदर चार्ज नहीं होता तो क्या अट्रैक्टिव कर रहा है? नहीं, फिर ये अट्रैक्टिव नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल हमने आपको बताया था बैलून वाला, कि अगर आप बैलून लें और बैलून को हेयर के साथ ऐसे फ्रिक्शन करें और फिर उस बैलून को देखें कि वो बॉल से अट्रैक्टिव होता है, तो बैलून हेयर के साथ फ्रिक्शन कराने के बाद बॉल से अट्रैक्टिव हुआ। अगर उस बैलून का हम हेयर के साथ फ्रिक्शन नहीं करवाते तो वो बॉल से अट्रैक्टिव नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने बैलून का हेयर के साथ फ्रिक्शन करवाया तो उस बैलून के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई चार्ज की फॉर्म में, मतलब कि चार्ज क्रिएट हुआ, और चार्ज क्रिएट हुआ इसलिए बैलून बॉल की ओर अट्रैक्टिव हुआ। तो आप देखते हैं कि जिसके अंदर भी चार्ज क्रिएट होता है वो हमेशा दूसरों की ओर अट्रैक्टिव होने लगता है या दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने लगता है। मतलब कि जिसके अंदर चार्ज आता है वो दूसरों को अट्रैक्टिव करता है, उसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अब आप इस बेस पर इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि एनी ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जो कल हमने डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की लिखवाई थी उससे थोड़ा सा मैच कर रही है। तो बिल्कुल मैच करेगी उससे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की ही तो फॉर्म है, इसलिए उससे इसकी डेफिनेशन, चार्ज की डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से थोड़ा सा मैच कर रही है। वहां पर हम अट्रैक्शन की जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और यहाँ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोल रहे हैं।
तो लगभग डेफिनेशन सेम है। अब आप लोग इसका पहले आंसर लिखेंगे, फिर अपन इसके आगे कुछ देखेंगे। ऐसा यूनिट का सिंपल मीन्स है, अगर आप लोग 11th की फिजिक्स नहीं पढ़े तो आप केवल इतना समझ सकते हैं कि किसी को मेजरमेंट करने का तरीका। जैसे कि हम अपना वेट, हमारा वेट हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, मतलब कि किलोग्राम में। तो हमारे वेट की ऐसा यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। ऐसे ये कूलाम आपकी चार्ज, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये कहीं पर क्रिएट होगा तो ये कितना चार्ज क्रिएट हुआ, इसे मेजर तो करना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए इसके कोई यूनिट होना चाहिए। जैसे हमारे वेट को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम। वैसे चार्ज कहीं क्रिएट हो रहा है तो कितना चार्ज क्रिएट हुआ, इसे मेजर करने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए। तो इसके लिए यूनिट बनाई गई है कूलाम। क्या बनाई गई, कूलाम, बिल्कुल। कूलाम क्यों बनाई गई, साइंटिस्ट के नेम पर। साइंटिस्ट ने अपने नेम पर इसकी यूनिट रख दी कूलाम। आप फिजिक्स में देखेंगे बहुत सारी ऐसी फिजिकल यूनिट हैं जो कि साइंटिस्टों ने अपने नेम पर रखी हुई हैं। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो इस फंडामेंटल पर जीते हैं कि हम भले ही कम टाइम तक जिंदा रहें, पर एक दिन में ऐसा काम करो कि आपका नाम हमेशा तक अमर रहे। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च की चार्ज की और उसकी ऐसा यूनिट रख दी कूलाम, जिससे उनका नाम लाइफ टाइम जिंदा रहे। तो अब आप देखेंगे कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। इसका मतलब कि अगर कहीं भी चार्ज क्रिएट होगा तो उसे किस में मेजर किया जाएगा, कूलाम में। जैसे कि ये पेन या मार्कर है, इसको आप ऐसे ही हेयर के साथ फ्रिक्शन कराने पर जो चार्ज क्रिएट हुआ, अब कितना चार्ज क्रिएट हुआ इस पर, उसे आप मेजर करते हैं। तो उसे मेजर करेंगे तो आप देखेंगे 5 कूलाम, 10 कूलाम, 6 कूलाम, जितना भी चार्ज क्रिएट हुआ उसे कूलाम में आप मेजर करेंगे। समझ गए इसके ऐसा यूनिट का मीन्स। तो आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे की लाइन से, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। स्पेलिंग में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्पेलिंग हम आप लोगों को बता देते हैं कूलम की। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, COULOMB। ठीक। अब क्या होता है, ऐसा यूनिट के बाद एक इससे छोटी यूनिट भी आती है। छोटी यूनिट मतलब कि कभी कभी उतनी वैल्यू में क्वांटिटी नहीं है तो फिर उससे छोटी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम अपना वेट मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेकिन कहीं पर किलोग्राम में कोई वेट नहीं है, ग्राम में है, तब उसे ग्राम में मेजर करना पड़ेगा। जैसे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम क्या है, किलोग्राम से भी छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऐसे कूलाम से भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। मतलब कि कूलम की सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। जैसे हमारे वेट की ऐसा यूनिट किलोग्राम और उससे छोटी ग्राम, ऐसे ही आप यहाँ पर चार्ज की ऐसा यूनिट यानी बड़ी वाली यूनिट कूलम, और अगर कभी इसकी वैल्यू बहुत कम है तो किसमें लिखेंगे, स्टेट कूलम में। ये आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहे हैं, याद रखना। आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग को ये याद रखना है कि कूलम को हाईलाइट करना है, स्टेट कूलम को हाईलाइट करना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको तैयार करना है, तभी तो हम लिखवा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहे हैं आपके 1 वर्ड वाले, समझ गए बात को। तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करके रखना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये 1 कूलम है, जो चार्ज की बड़ी यूनिट है, वो कितने स्टेट कूलम के इक्वल होती है। मतलब चार्ज की कितने छोटी यूनिट के इक्वल होती है। जैसे आप देखते हैं हमारे माहौल में आसपास एटमॉस्फेयर में
1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है? तो सब बच्चों को पता होगा 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ऐसी 1 कूलाम कितने स्टेट कूलाम के इक्वल होता है? ये आप लोगों से जेईई या नीट के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में चांस इसके कम है, लेकिन ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, कूलाम और स्टेट कूलाम। तो 1 कूलाम 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। इसे भी आप हाईलाइट करके रखें और लिखें 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। सब बच्चे अच्छे से नोट्स बनाएं और उस पर हाईलाइट जरूर करते चलें। ये आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। लिख लिया होगा सभी ने। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है अपने आप में। तो आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो कि उसे उधर जाना है तो उधर ही जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। और एक होती है स्केलर क्वांटिटी जिसका कोई भरोसा नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव करती रहती है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बात यह है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि जब चार्ज किसी वायर के अंदर जाता है और उस वायर को हम इस तरह से फोल्ड कर दें और किसी भी तरह से घुमा दें तो चार्ज की डायरेक्शन तो बार बार बदलना है, मजबूरी है, क्योंकि चार्ज को कहाँ जाना है? वायर के अंदर फ्लो होना है, और वायर फोल्ड है तो चार्ज को भी डायरेक्शन चेंज करके जाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं पहले चार्ज इधर जा रहा था इस डायरेक्शन में, फिर इधर हो गया इस डायरेक्शन में, फिर इधर जाएगा इस वायर के अंदर, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये बार बार चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू वायर के, इसलिए चार्ज की कोई डायरेक्शन फिक्स होती नहीं है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी मानी जाएगी? चार्ज मानी जाएगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो आप लोग लिखिए नीचे की लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख लिया? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूले की कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूले हमने आपको आज से 3-4 दिन पहले बनाना सिखाए थे, जिसकी क्लास अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप लोग देखें उसको आराम से, अगर नहीं सीखे थे तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला बनाने के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का या चार्ज का, दोनों में से किसी का भी पता हो, काम चल जाएगा। चार्ज का फॉर्मूला हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है कि नहीं? अब आप देखेंगे कि हमें इसकी डायमेंशनल बनाना है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशनल क्या होती है? कैपिटल ए। और टाइम की डायमेंशनल हमने क्या बताई थी आपको? टी। तो आपका टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए टी। तो आप लोग इसे नोट करें कि ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है। पूरी तरह से आप नोट कर लें कंप्लीट, बेसिक फॉर्मूला भी और डायमेंशनल फॉर्मूला भी नोट करें। इसका डायमेंशनल है, डायमेंशनल, ये डायमेंशनल है चार्ज का एटी। पहले उसका बेसिक फॉर्मूला नोट करें, फिर उसकी डायमेंशन नोट करें। नोट कर लिया? अब आप लोग का चार्ज वाली बात
खत्म हो गई है कि चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन ना बताइए। किसी भी मटेरियल के अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं, क्योंकि जिस पर चार्ज आता है वो हमेशा अट्रैक्शन करता है, उसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, बस इसी को हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज के सिंबल स्मॉल क्यू होता है, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, क्योंकि कूलम ने इसका रिसर्च किया था। इसकी सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होती है, और 1 कूलम 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से हाईलाइट करना। इसके बाद हम देख चुके हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसके बाद हम देख चुके हैं कि चार्ज का डायमेंशनल 80 होता है। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखें सब बच्चे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिख लिया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सब बच्चों ने लिख लिया होगा। अब आप लोग केवल बोर्ड पर देखेंगे, क्योंकि अब लगभग 15-20 मिनट आपको पहले अच्छे से समझना है, तब इसका आंसर तैयार होगा। उस समय कितने टाइप का होता है ये हमने आपको क्वेश्चन लिखवाया है। बेटा मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग इसी लिंक से फिर से रिज्वाइन कर लेना, कोई बच्चा रह नहीं जाना, क्योंकि टाइम आ गया इसलिए। तो अब आप देखेंगे कि पहले बात ये बनती है, बिल्कुल बेसिक से चले स्टार्टिंग से, कि ये बात तो ठीक है कि फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट होता है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन करवाया जाए तो फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट होता है, ये बात तो ठीक है, हमने उसकी डेफिनेशन लिख ली, सब कुछ लिख लिया चार्ज का। लेकिन बात ये है कि आखिर फ्रिक्शन के दौरान ऐसा होता क्या है कि चार्ज क्रिएट हो जाता है, बात यहाँ है। अब हम उसके डीपली नॉलेज की बात करेंगे कि आखिर फ्रिक्शन के दौरान ऐसा होता क्या है कि चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसको जानने के लिए आपको बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा, बिल्कुल डीपली आपको जाना पड़ेगा, और इसको जानने के लिए 2 मिनट के लिए हमें थोड़ा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है बिल्कुल। और केमिस्ट्री के बेसिक में जाना पड़ेगा। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, कि दुनिया का हर मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल एटॉम से मिलकर बना होता है। और एटॉम में कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोग पढ़ चुके होंगे, ध्यान से देखें। तो आप देखेंगे जैसे कि हम किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, आप देख रहे थे कि हमने बताया था कि दुनिया का हर मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल के अंदर कौन होते हैं, एटॉम, मतलब कि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि सपोज दैट किसी का एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना। इसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जो मोशन करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आप देखेंगे इस मामले में कि सबसे पहले बात कि सपोज दैट ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एलिमेंट, सॉरी हीलियम का एलिमेंट हम बनाने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, उतने ही टोटल प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज उसके पास अंदर रहता है, या कह सकते हैं उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज सीखी होगी आपने केमिस्ट्री में। जैसे कि सपोज दैट हम एक एग्जांपल लें कि ये हीलियम एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 होती है हीलियम में 2, क्या उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब आप देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे।
और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है, न्यूट्रॉन से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जितना चार्ज ये इलेक्ट्रॉन का है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रोटॉन पर न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिससे बैलेंस रहता है कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पर। ठीक है, ये चीज आप केमिस्ट्री में समझ चुके होंगे, सीख चुके हैं, आप लोगों को आता होगा, फिर भी हमने एक बार आप लोगों को ये बता दिया है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि जब हम एक ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करवाते हैं तो होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पर चले जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब डोनेट करता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब बात यह कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे देता है, और जिसके पास कमी होती है वो ले लेता है। इसके बारे में डीपली आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो आप लोग जैसे देखेंगे कि सपोज दैट ये मार्कर है या पेन है, इसका बालों के साथ फ्रिक्शन हमने करवाया, और जब इसका बालों के साथ फ्रिक्शन हमने करवाया तो आप देखेंगे अब या तो इसने इलेक्ट्रॉन हेयर से ले लिए या फिर इसने हेयर को इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों में से एक काम हुआ है। एक ने इलेक्ट्रॉन लिए, सपोज दैट अगर इसने लिए हैं तो हेयर ने इसको दिए होंगे, और अगर इसने दिए हैं तो हेयर ने इससे लिए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर जाते हैं तब क्रिएट होता है चार्ज। कैसे, देखो यहां हम दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका कोई सिल्क का कोई भी पीस है, कॉटन का है ना, या क्लॉथ का, सिल्क क्लॉथ का या कॉटन क्लॉथ का, ये कोई पीस है कपड़े का। अब आप देखेंगे इसका फ्रिक्शन आप करवा है किसी ग्लास रॉड के साथ। ये हमने ग्लास रॉड ले ली है, ये रही सपोज दैट ग्लास रॉड। आप देखेंगे कि ये आपका सिल्क का पीस है और ये ग्लास रॉड है, और इन दोनों का क्या करवाया हमने, इस तरह से फ्रिक्शन करवाया। और जब हमने फ्रिक्शन करवाया तो आप देखेंगे कि एक से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और दूसरे ने किसी ने लिए होंगे। तो सपोज दैट मान लो कि ग्लास की रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, सिल्क को। किसको दे दिए, सिल्क के पीस को इलेक्ट्रॉन दे दिए ग्लास की रॉड ने फ्रिक्शन के दौरान। सपोज दैट ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, और किस पर आ गए, सिल्क पर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन दिए किसने, ग्लास रॉड ने, लिए किसने, सिल्क ने। बहुत अच्छे से समझना बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, ये एरो का निशान दिखा रहा है कि ये गए हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव, देखो बार बार हम ऐसे माइनस करके दिखाते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ऐसे माइनस करके दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज भी तो इस तरह से जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ट्रांसफर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां से यहां इस तरह से जाएगा, तो चार्ज किसके पास पहुंचेगा, सिल्क के पास पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होके गए सिल्क के पास, वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सिल्क के पास पहुंच जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिल्क के पास पहुंचेगा तो सिल्क को चार्ज मिल जाएगा।
और जब सिल्क को चार्ज मिल जाएगा तो चार्ज क्रिएट हो गया। लेकिन फिर से नई समस्या, ये बोल रहे थे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने डोनेट किए, इसने एक्सेप्ट किए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से चल करके गए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इनके साथ चल करके जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इस पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सिल्क पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सिल्क पर चार्ज तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये ओनली सिल्क की ही बात नहीं है, चार्ज केवल सिल्क पर ही क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज ग्लास रॉड पर भी क्रिएट हुआ है, और चार्ज सिल्क पर भी क्रिएट हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ग्लास रॉड पर चार्ज क्रिएट कैसे हो गया? सिल्क पर तो चार्ज इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लास रॉड ने चार्ज को डोनेट किया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे और इसने एक्सेप्ट किया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास चला गया। तो वो बात तो समझ में आ रही है कि सिल्क पर चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन ग्लास रॉड पर चार्ज कैसे क्रिएट हो गया, ये क्या प्रॉब्लम है? तो पहले आप ये देखें कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट की हैं, डोनेट करने वाला देने वाला कौन होता है? धनी होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डोनर होता है। और सिल्क ने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, लिया है, और इसलिए इस पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज तो दोनों पे होगा क्रिएट, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन बात यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कैसे हो रहा है, बात यहाँ बन रही है। इसको पॉजिटिव नाम क्यों दिया गया ये तो आपको पता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इसलिए डोनर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ऋणी है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ऐसे गए, यहाँ पहुंचे इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया, तो इसका चार्ज नेगेटिव हो गया, बात तो सही है। लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आएगा, थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, कि जैसे ये ग्लास रॉड है, बहुत अच्छे से समझना, जैसे ग्लास रॉड है, ये कोई मटेरियल ही है ग्लास अपने आप में, और ये ग्लास रॉड है, तो इस मटेरियल के पास जो हमने न्यूक्लियस, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इस ग्लास रॉड का भी अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे। वो तो हर मटेरियल के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, आप समझना बहुत अच्छे से। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन तो निकल के चले गए किसके पास? सिल्क के पास। भले ही पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं गए, पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो गए निकल करके, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकल करके ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क के पास चले गए कि नहीं चले गए? सपोज दैट इसके 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए सिल्क के पास, तो इस ग्लास रॉड के 5 इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि वो ग्लास रॉड के पास चले गए। लेकिन इसके 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो 5 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि वो ग्लास रॉड के पास चला गया। लेकिन इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था, मतलब कि प्रोटॉन थे, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, प्रोटॉन तो जितने पहले थे उतने अभी हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज तो उतना ही होगा जितना पहले था। तो अब इसके पास अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाए तो किसका ज्यादा होगा? तो इसके पास प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा चुके हैं, प्रोटॉन ज्यादा बचे होंगे, तो प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा, मतलब कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए इस पर चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इसलिए ये अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे? एक और अच्छे एग्जांपल से बताते हैं। देखिए, ये ग्लास रॉड है और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सपोज दैट इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होती है, वहां पर 10 प्रोटॉन भी होंगे कि नहीं होंगे? अब इसके 10 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास जा चुके हैं? सिल्क के पास जा चुके हैं 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितने बचेंगे ग्लास रॉड के पास? अब बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। बचेंगे कि नहीं बचेंगे?
क्योंकि 5 तो स्टील के पास जा चुके हैं, ग्लास रॉड के पास कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन ही बचे, जिन पे क्या होता है, जिन पे माइनस चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं गया ना, प्रोटॉन तो अभी भी वैसा की वैसा ही है, तो प्रोटॉन आपका 10 की 10 है। तो पहले इस ग्लास रॉड का टोटल चार्ज प्लस माइनस कैलकुलेट करके क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन थे। लेकिन अब इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा, प्लस का 5 प्रोटॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का, वो 5 प्रोटॉन के चार्ज प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ 5 प्रोटॉन का चार्ज तो बचेगा, और जो 5 प्रोटॉन का चार्ज बचेगा वही पॉजिटिव चार्ज इस पर रह जाता है। इसलिए ऑटोमेटिकली ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और इस पर तो इलेक्ट्रॉन गए ही है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो अब आप देखते हैं कि जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के दौरान चार्ज क्रिएट होता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से जब चार्ज क्रिएट होता है तो आप देखेंगे कि एक मटेरियल या एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। आपको वैसे केवल इतनी बात याद रखना है, ये तो केवल उन बच्चों के लिए जिनके माइंड में चलता है कि सर इस पे नेगेटिव आ गया पर इस पे पॉजिटिव कैसे आया, ये तो उसका जवाब बहुत डीपली वाली बात है। ये तो कि कभी कोई मन अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन उठता है उसके लिए ये बात है। बाद बाकी आपको तो नॉर्मल याद रखना है कि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो डोनर है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो एक्सेप्टर है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो बहुत डीपली हमने आप लोगों को बता दिया है। अब पहले आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, पहले आप लोगों से पूछते करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन ये जो इतना हमने सब कुछ आप लोग को बताया कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका आगे क्या यूज है, वो आगे यूज हम इसका पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ऐसा काम करो कि पहले इसके बारे में आंसर लिख लो, फिर हम इसके आगे इसका प्रैक्टिकल एक पढ़ेंगे, जिस प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि इसका आगे क्या यूज है। ठीक है, चलो चलो फिर आंसर लिखो। पहले हमने क्वेश्चन तो आप लोगों को लिखवा दिया था, है ना, क्वेश्चन लिखवाया था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आंसर में लिखे 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आंसर में लिखे सब बच्चे 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।